और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी में देर शाम एक बड़ा हादसा हुआ जब हजरतगंज में जर्जर बिल्डिंग की छत गिर गई। बिल्डिंग में पूरा परिवार फंसा हुआ है। हादसा डालीबाग के ड्राइवर कॉलोनी में हुआ और हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने आज 4 जिलों में धुआंधार प्रचार किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी ने संत कबीर नगर पहुंचे और मगहर से विपक्ष पर जमकर बरसे और उसके बाद आजमगढ़, मऊ, बलिया पहुंचे और दूसरे चरण के लिए ताल ठोंका। भाइयों बहनों, संत कबीर के आगमन के पूर्व मगहर के बारे में माना जाता था कि यह ऊसर भूमि है और ये माना जाता था कि साक्षात मगहर में मृत्यु का मतलब सीधे सीधे नरक की बात करते थे। लेकिन उस धारणा को बदला संत कबीर ने और आज भी मगहर में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है। डबल इंजन की सरकार ने कबीर एकेडमी बना करके संत कबीर के उन मूल्यों और आदर्शों और समाज में समता, सद्भावना, समरसता, इन मूल्यों की स्थापना के लिए शोध को बढ़ावा देने के एक बड़े कार्यक्रम को वहां पर प्रोत्साहित किया है। आज आप देख सकते हैं कि जो मगहर मध्यकाल में साक्षात नरक का प्रतीक माना जाता था, आज वही मगहर डबल इंजन सरकार में स्वर्ग जैसा प्रतीक हो रहा है। और मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुए परिवर्तन इन सब बातों की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करता है। 6 वर्ष पहले संत कबीर नगर से बहने वाली नदी आमी नदी की क्या दुर्गति थी। प्रदूषण था। कोई भी पालतू पशु अगर उस जल को ग्रहण कर ले तो मर जाता था। आज आप जाइए मगहर में आमी नदी को देखिए, स्वच्छ और सुंदर है, अविरल भी है, निर्मल भी है। ये सभी कार्य इसलिए हुए क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की एक जैसी स्पीड है, एक जैसी गति है। आज भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है किसी माटी के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार के 2 बड़े मंत्रालयों का दायित्व संभाल रहे श्री के शर्मा जी इसी धरती के सपूत हैं और यहां के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को
अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़ लाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और कट्टा नहीं, कलम के लिए महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसकी प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, जो कि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में अपने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का आयोजन। निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इस कड़ी में सीएम बलिया के सतीश चंद्र मैदान पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी का सांसद ने जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने निगम प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में गरजे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि केवल गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ावा देकर प्रदेश में दंगा कराने का काम करते थे, आज चारों ओर खुशहाली है। कमल का फूल जो भ्रष्टाचार किए हैं उनकी जांच करा करके, उनसे वसूल करके और जिस जनता के हिस्से को, हक को लूटा है, उसको जनता को फिर से समर्पित करते हुए अगर गड़बड़ी किया है तो उसको सजा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का, हमारा सर्वोच्च नेतृत्व। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? न खाऊंगा, अगला मालूम है कि नहीं मालूम? न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी खाया है मेरे जनता का, मेरे गरीबों का, मेरे किसानों का, मेरे मजदूरों का, मेरी माताओं बहनों के हक को, उनसे भी वसूल करके उन्हीं के जीवन में खुशहाली के लिए फिर से योजना बना करके खर्चा कर देने का काम करेंगे। आज ये लड़ाई एक अलग प्रकार की हो गई है। अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पार्षद जीत करके नगर पालिका और नगर पंचायत में सरकार बनाते हैं तो विकास के लिए रोना नहीं रोना पड़ेगा। तो वहीं मिर्जापुर में जयसिंह सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और जनपद में शिवपाल यादव के सबसे करीबी बताए जाने वाले नेता ने अपने दर्जनों साथियों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया और इसी के साथ यह तय माना जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने जयसिंह को भाजपा में शामिल कराते हुए सपा को चुनाव के पहले बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार थमने के साथ ही चुनाव निर्णायक मोड़ पर भी पहुंच चुका है। तो वहीं आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई। कई जिलों में पोलिंग पार्टियां पहुंच भी चुकी हैं। हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। कल मतदान होगा और उससे पहले तमाम पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। चंदौली, गोरखपुर, जालौन, झांसी, रायबरेली, प्रतापगढ़, मथुरा, कुशीनगर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल मतदान।
मैनपुरी में आज डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कर्नाटक की राजनीति के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हमारे राज्य के चुनाव हो रहे हैं और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक से उत्तर प्रदेश का क्या लेने देना, वहां की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। नगर निगम भी करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की चीजें राजनीति में होती है, कौन किसकी कब तारीफ क्यों करता है, ये तो आप सबको समझना पड़ेगा। लेकिन यह केस सुप्रीम कोर्ट के नजरों में है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इसकी सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने देते हैं। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में नया वीडियो सामने आया है। ये 21 फरवरी का वीडियो है और इसी दिन माफिया अतीक अहमद के शूटर राजू पाल हत्याकांड केस में मुख्य गवाह उमेश पाल को मारने की कोशिश में थे, लेकिन एन वक्त पर पुलिस के आ जाने से हमला नहीं कर पाए थे। शूटर घर के गली के बाहर पहुंचे भी गए थे। जैसे ही शूटर वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते, उसी वक्त पुलिस जीप के आ जाने से वारदात को अंजाम नहीं दे पाए थे। सीसीटीवी में शूटर उस्मान और गुलाम एक साथ नजर आ रहे हैं। अरमान और गुड्डू मुस्लिम अलग बाइक पर हैं और एक कार भी है। 3 दिन बाद यानी 24 फरवरी को ठीक इसी प्लानिंग के तहत उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर 7 मुकदमों के एक साथ किए जाने के आदेश के बाद 7 मुकदमे की फाइल एक वक्त जिला जज की अदालत में पहुंच गई है, जिस पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में ज्ञानवापी प्रकरण में पूरे परिसर का पुरातत्व सर्वे कराने के प्रार्थना पत्र के लिए अगली सुनवाई की तारीख 11 मई तय की गई है। तो वहीं 7 मुकदमों की एक साथ सुनवाई के प्रकरण की 12 मई की तिथि सुनिश्चित हुई है। 17 अप्रैल के आदेश के बाद जो मामले ट्रांसफर होकर डीजे साहब के कोर्ट में आए थे, उसके साथ राकेश सिंह के मामले की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कार्बन डेटिंग का मामला अभी पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 11 तारीख की डेट बताई गई है। 4 वादियों की तरफ से कार्बन डेटिंग का मामला 11 अप्रैल के लिए रखा गया, ऐसा उन्होंने बताया है, जिसके चलते आज की सुनवाई टली है 12 मई के लिए। और इनके द्वारा एक नई एप्लीकेशन लगाई गई है कंसोलिडेशन के लिए, फ्रेश एप्लीकेशन 350 मुकदमा नंबर के वादियों के द्वारा लगाई गई है। जो मुकदमा अब ओरिजिनल सूट बन गया है डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है सभी केसेस को साथ में क्लब करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, जिसको लेकर के जवाबदेही और उसके निस्तारण के लिए 12 मई की तारीख रखी गई है। 12 मई की तारीख इसलिए रखी गई है ताकि कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद यहाँ की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही यदि अगर कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन वहाँ निस्तारण नहीं होता तो मामला भी और आगे टलेगा और कंसोलिडेशन और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कुल 13 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के लिए पूरी कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद 4 धाम यात्रा, वित्त विभाग, पशुपालन विभाग, कौशल विकास, प्रांतीय रक्षक दल और पर्यटन विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सरकार ने लैंड जिहाद को लेकर प्रदेश के सभी विभागों को सख्त निर्देश देते हुए अपनी अपनी जमीनों का आकलन करने के लिए कहा है। ये निर्णय हुआ कि जिलों में जो भी नई कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या और भी किसी विभाग का कार्यालय हो, तो कई बार ये होता है कि बिल्डिंग को हम 100 करोड़ की बना देते हैं, लेकिन ज़मीन कहते हैं सरकारी ज़मीन ढूंढ लो, और सरकारी ज़मीन कई बार थोड़ी दूर भी होती है, लेकिन वहाँ वो चीज़ बन जाती है और पब्लिक को उतनी सुविधा नहीं मिलती, असुविधा होती है ऐसी जगह जाने में। तो ये हुआ कि हर जिले में एक साइट सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। जो कोई नया प्रोजेक्ट आएगा उसकी सबसे बढ़िया साइट क्या है वो जो कमेटी तय करेगी, और अगर वहाँ सरकारी ज़मीन नहीं भी है तो ज़मीन उसको चाहे एक्वायर करें या नेगोशिएट करके प्राइवेट से खरीदें, ताकि जो नई सुविधा बने वो ऐसी जगह बने जिसमें जनता को सुविधा से वहाँ आना जाना। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। सीएम धामी ने डीजीपी को पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब मामले की कार्रवाई में जुट चुकी है। रामनगर में फायर विभाग के कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ ही सतर्क रहने की भी अपील की और इस दौरान
FSO सुशील कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ आग लगने की घटनाओं से बचने की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम लखनपुर पेट्रोल पंप पर किया गया। ये हमारे पुलिस महानिरीक्षक का उत्तराखंड देहरादून का आदेश है कि हर जगह पब्लिक को जागरूक करा जाए, जगह जगह डेमो दिए जाए, जिससे पब्लिक में काफी शांति बनी रहे। ये रामनगर में इसलिए कि पेट्रोल पंप के पास दिया है कि सब जनता इकट्ठी हो जाएगी, उन्हें पता रहे घर में अगर कोई फंसा हुआ है कैसे निकालेंगे, या ऊपर से रस्सी के सहारे कैसे नीचे उतारेंगे उसे। इस चीज की हल्द्वानी में एक बार फिर से प्रशासन ने अवैध क्लिनिक संचालकों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया हुआ है। शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की परवाह किए बगैर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और ACMO रश्मि पंत ने संयुक्त छापेमारी की, जिसके चलते आज दमड़ाणु क्षेत्र में बिना डिग्री के संचालित हो रहे राधा स्वामी क्लिनिक को सील कर दिया गया, जबकि एक मेडिकल स्टोर में अवैध तरीके से लिए जा रहे ब्लड सैंपल के मामले में क्लिनिक को बंद करवा दिया गया। शहर में अलग अलग जगह से इसमें लोग सूचना भी कर रहे हैं, शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ऐसे जगह जगह अवैध हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। जिसके क्रम में आज दमड़ा क्षेत्र में जब जांच की गई तो वहां पर एक क्लिनिक हम लोगों ने चेक किया, राधा स्वामी क्लिनिक करके। उसमें उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और पूरी तरीके से जिसको अगर कहें कि बिना डिग्री के वो लोगों का इलाज कर रहे थे और ड्रिप भी चढ़ा रहे थे और एलोपैथिक दवाएं भी दे रहे थे, तो जो कि पूरी तरीके से रिस्की भी है और ब्लड सैंपल भी ले रहे थे इसके साथ ही, तो उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और उनको पृथक से जुर्माना भी उसमें लगाया गया है। कुछ शिकायतें और भी आई है। इसके अतिरिक्त कुछ मेडिकल स्टोर से ये शिकायत आ रही है कि उन्होंने मेडिकल स्टोर के अंदर क्लिनिक बना रखा है। ऐसे भी मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई जिसमें एक क्लिनिक हमें खुला मिला है जिसमें क्लिनिक चल रहा था मेडिकल स्टोर के अंदर, उसे भी बंद किया गया है। और ऐसे और भी क्लिनिक जो मेडिकल स्टोर के अंदर चल रहा है अवैध रूप से ब्लड के सैंपल भी ले रहे हैं सभी, जिसको डिग्री नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है इस तरीके की और वैध उसके पास अधिकार नहीं है कि वो किसी का इलाज करे, तो लोगों की जान से खेलने का उसको पूरा अधिकार नहीं। तो वहीं काशीपुर में आज अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय में सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की और इस दौरान आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा 2 महीने बीत जाने के बाद भी LD भट्ट उप जिला चिकित्सालय में CMS का पद रिक्त है, जिसके चलते सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है। चिकित्सालय के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं मिला है, मार्च और अप्रैल का। इस संबंध में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को 1 सप्ताह पूर्व ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आजकल मजबूर होकर सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। 8 बजे से 12 बजे तक 3 दिन तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अगर 3 दिन तक इसका समाधान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।